निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के अंतर्गत विज्ञान शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस प्रशिक्षण में आगे बढ़ने से पूर्व हमने पूर्व के सत्रों में क्या समझा, इस पर एक नज़र डालते हैं। पिछले सत्र में हमने विज्ञान की बुनियादी समझ विकसित की, पाठ्यक्रम की अपेक्षाएं व उनके शिक्षण अधिगम की बुनियादी समझ पर हमने कार्य किया। शिक्षक अपने बच्चों को सीखने की सुविधा किस प्रकार दे सकते हैं, इस पर समझ बनी। साथ साथ विभिन्न गतिविधियों द्वारा हमने कई प्रकरण समझे, जैसे धातु और अधातु, ध्वनि आदि। अब इस सत्र में आगे बढ़ने से पूर्व यह जान लेते हैं कि यह इस सत्र से हमें क्या क्या प्राप्त होने वाला है। इस सत्र में हम समझेंगे कि बच्चे विषय के बारे में क्या सोचते हैं, इसकी सामान्य समझ हम विकसित कर पाएंगे। साथ साथ हम स्वयं का और बच्चे का आकलन भी कर पाएंगे। इसी के साथ प्रकरण की योजना कैसे बनाएं, इसकी एक समझ विकसित करेंगे और जानेंगे कि किस गतिविधि का उपयोग किस प्रकार से कहां पर करें जिससे हमें अच्छे अधिगम प्राप्त हों। तो चलते हैं प्रशिक्षण के मूल की तरफ। इस प्रशिक्षण के सत्र में मूलतः इस बात पर चर्चा होनी थी कि बच्चे किसी प्रकरण के बारे में क्या सोचते हैं। अगर हमने प्रकरण को बच्चे को पढ़ा दिया, उसके बाद हम उससे उत्तर चाहते हैं, विस्तृत उत्तर निकलवाना चाहते हैं या उसकी सोच को जानना चाहते हैं कि उसने कितना प्राप्त किया है, तो हम उसकी सोच को किस प्रकार जान सकते हैं। तो चलिए उसकी सोच को समझने के लिए यदि हम एक वीडियो द्वारा उसको एक टास्क दें तो शायद उसकी सोच हमारे सामने आ पाए और हम उसको समझ पाए। इस वीडियो के माध्यम से हम बच्चों से चर्चा आगे बढ़ाते हैं। आपने देखा कि इस वीडियो में दो बच्चों ने कुछ पत्तियों की सहायता से ध्वनि निकाली। तो अब हम ये चर्चा बच्चों के बीच में रख सकते हैं कि बेटा ये ध्वनि जो उत्पन्न हुई, ये पत्ती से ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न हो गई। पत्ती से तो ध्वनि नहीं निकल सकती। यदि कोई बच्चा जिसने प्रकरण को पूर्व में पढ़ा है और समझा है तो शायद वो बच्चा कहेगा कि कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न हुई है। तो अब हम कंपन किस प्रकार उत्पन्न होते हैं और ध्वनि को जिम्मेदार होते हैं, इस पर चर्चा के लिए एक छोटा सा वीडियो हमने दिखा सकते हैं। इस वीडियो को देखिए। वीडियो में आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे एक रबर बैंड को खींचकर उसमें कंपन उत्पन्न कर रहे हैं और साथ में उसमें ध्वनि भी उत्पन्न हो रही है। ये देखिए कंपन इसमें प्रॉपर उत्पन्न हो रहा है। इस वीडियो के द्वारा हम बच्चों से यह पूछ सकते हैं कि कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, मगर क्या हम किसी मेज के ऊपर यदि चोट करें तो आवाज तो उत्पन्न होती है, तो क्या कंपन वहां भी उत्पन्न हो रहे हैं? ऐसी स्थिति में बच्चे को कंपन दिखाई तो नहीं पड़ते हैं, मगर वहां पर कंपन होते हैं, तो उसको हम बच्चों को एक छोटी सी गतिविधि द्वारा दिखा सकते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, एक ढपली है जिसको बजाने से ध्वनि निकलती है, किंतु बच्चों को उसमें कंपन दिखाई नहीं पड़ते। तो यहाँ पर यदि ढपली के ऊपर छोटे छोटे किसी बीज को, जैसे कि यहाँ पर राई या सरसों के बीज रख दिए गए हैं, जब हम इस पर चोट डालते हैं तो राई के बीज कंपन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार बच्चे समझ सकते हैं कि ध्वनि जहाँ पर उत्पन्न होती वहां पर कंपन होते हैं, दिखाई दे या नहीं दिखाई दे। इसी प्रकार हम बच्चों को अन्य टास्क दे सकते हैं जो अपने जीवन में उपयोग करते रहे हैं। कुछ अन्य उदाहरण पर चर्चा करते हैं, जैसे कि हमने और आपने भी कागज के कप जो ग्लासेस होते हैं उनमें धागा बांधकर टेलीफोन बनाया था, जिससे हम वार्ता कर सकते थे। तो जैसे आप देख रहे हैं इन बच्चों ने भी बना रखा है। यदि हम बच्चों को
ऐसे मॉडल्स बनाने के लिए प्रेरित करेंगे और जब बच्चे इसमें स्वयं जुड़ेंगे तो वहां से वो प्रकरण से अच्छा जुड़ाव महसूस करेंगे और जो प्रकरण की मूलता है उसको समझ सकेंगे। यहाँ पर कंपन और ध्वनि की बातों को वो बेहतर जान पाएंगे। अब बात यह आती है कि अध्यापक किस प्रकार आकलन करे जो उसने बच्चों को शिक्षित किया है। अब आकलन के लिए हम कई तरीके अपना सकते हैं। अगर हम चूंकि हम ध्वनि प्रकरण लेकर चल रहे हैं तो अगर हम ध्वनि के सापेक्ष बात करें कि हम किस प्रकार आकलन करेंगे तो हम बच्चों को एक स्प्रेडशीट दे सकते हैं, एक तालिका दे सकते हैं जिसमें हम संगीत के उपकरण विभिन्न देकर उनसे पूछ सकते हैं किसके कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न होती है, किसके कंपन द्वारा, क्योंकि कंपन से तो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। जैसे वीणा है, वीणा में तनी हुई तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तबले में तनी हुई झिल्ली के कंपन से उत्पन्न होती है ध्वनि। बांसुरी में वायु कॉलम होते हैं। इसी प्रकार गिटार और एक तारा में तारों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। हम इस प्रकार आकलन में और चीजें बढ़ा सकते हैं। साथ साथ हम बच्चों के लिए स्व मूल्यांकन प्रपत्र एवं उनके लिए कुछ असाइनमेंट भी तैयार करके उनका आकलन कर सकते हैं। इन आकलन का मूल ध्येय यही होगा कि बच्चों ने किस स्थिति तक, किस स्तर तक प्रकरण को प्राप्त किया है। जहां पर असुविधाएं हो रही उसके लिए हम नई तैयारियां करेंगे। तो ऐसे शिक्षण के लिए अब अगर हम बात करें कि इस पूरे प्रकरण को पढ़ाने में हमें कौन कौन से बिंदुओं पर चर्चा करनी चाहिए थी, कहां पर ध्यान देना चाहिए था, तो सार रूप में अगर हम बात कर दें तो हमें सबसे पहले किसी प्रकरण को पढ़ाने से पूर्व अपने छात्रों की मना स्थिति को जानना चाहिए, उनके बारे में जानना चाहिए। जब हम उन्हें बेहतर जान पाएंगे और हमारा उनका ऐसा संबंध हो पाएगा या ऐसा माहौल बना पाएंगे तब बच्चे हमसे प्रश्न पूछने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। उसके बाद जो हमारी प्रतिक्रिया का कौशल है, जो बच्चे हमें कुछ भी बता रहे हैं तो हमें कैसी प्रतिक्रिया देनी है। जब हमारी प्रतिक्रिया जो सकारात्मक होगी तब बच्चे हमसे आसानी से बातें या अपनी बातों को कह पाएंगे। इसके बाद हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम बच्चों को सीखने के संसाधन उपलब्ध करें। संसाधन हमें कहीं अलग से नहीं लाने हैं, जो बच्चों के वातावरणीय संसाधन है वही उनको उपलब्ध कराने, उसी में उनको विज्ञान दिखानी है। जब हम बच्चों के द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करते हैं, सकारात्मकता से उनके जवाब देते हैं, तो हम विद्यार्थी से उम्मीद रख सकते हैं कि उसने कुछ किया, कुछ सकारात्मक किया, तब हम उसका आकलन प्रक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। जब हम आकलन करते हैं तो आकलन से हमें प्राप्त होते हैं कुछ सीखने के प्रतिफल। अब ये प्रतिफल दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो सकारात्मक या फिर नकारात्मक। अगर सकारात्मक प्रतिफल है तो आपका वर्क अब कम हो गया, किंतु अगर नकारात्मक प्रतिफल प्राप्त होते हैं इट मीन्स अभी दोबारा आपको योजना बनानी होगी, दोबारा शिक्षण योजना आपको कक्षा शिक्षण पर ध्यान देना होगा। उसके हिसाब से जब आप बच्चों से बात करेंगे तो शायद परिणाम और अच्छे भविष्य में मिलेंगे। तो हम चर्चा करते हैं आगे कि किस प्रकार हम अपने कक्षा शिक्षण को की रूपरेखा तैयार करें जिससे बच्चे आसानी से और अधिक प्रकरण को प्राप्त कर पाए, उसको समझ पाए। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम क्या करें कि जो हमारा दृष्टिकोण हो रूपरेखा बनाने का, उसमें विद्यार्थी मूल में होना चाहिए और हमें लगातार अंतर्निहित आकलन, स्वयं के आकलन करते रहना है कि हम इस प्रक्रिया से या इस तरीके से बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वहां पर उसको कम समझ में आ रहा है, इतने बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है। तो हम लगातार आकलन स्वयं का करते रहते हैं और उसके हिसाब से अपने शिक्षा शैली में सुधार करते रहें। कक्षा शिक्षण का माहौल ऐसा होना चाहिए जहां पर छात्र और अध्यापक के बीच जो एक सीमा होती है वार्तालाप की वो ना रहे। बच्चा जो जिज्ञासा उसके मन में उठती है वो अध्यापक से पूछ सके। साथ साथ जब हम कार्य योजना बना रहे हैं तो हम ये सोच कर बनाएं कि बच्चा यहाँ पर क्या महसूस कर रहा होगा, बच्चा अपने वातावरण में किस चीजों को देख रहा है। हम वैसे ही उदाहरण जब अपनी कार्य योजना में लेते हैं तो छात्र के लिए वो ज्यादा ग्राह्य बन जाता है। हमें यह भी ध्यान देना है कि
कक्षा में कुछ ऐसे छात्र भी होते हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, वो हमारी बातों को नहीं सुन रहे या हमारी बातों पर वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमें ये प्रयास करना है कि हर बच्चे को मौका मिले और वो बोले। इसके लिए जरूरी है कि हम गतिविधियों को इन्वॉल्व करें अपनी कक्षा शिक्षण में। जब गतिविधियां हम कराते हैं तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अन्य गतिविधियों में प्रतिभाग करते हैं, वो बोलते नहीं है। तो गतिविधियों का होना बहुत आवश्यक है हमारे कक्षा शिक्षण में। साथ साथ हमें लगातार जो हम स्व आकलन पूर्व में करते हैं तो अगले कक्षा शिक्षण में हमें उसको अप्लाई करते हुए कक्षा शिक्षण में सुधार करना होता है। कक्षा शिक्षण में सुधार के साथ साथ हमें जो अधिगम प्राप्ति करनी है वो अधिगम प्राप्ति हम कक्षा शिक्षण में कर रहे हैं तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में अगर हमें और अन्य गतिविधियां भी उपयोग करनी पड़ती है तो हमें उनका सहारा लेना चाहिए। कुछ सुझाव के तौर पर यहाँ पर गतिविधियां आपको सुझाई गई हैं। ये 10 गतिविधियां हैं, जैसे परियोजना कार्य, शब्दों की पहेलियां, क्विज, विज्ञान प्रदर्शनी, फील्ड ट्रिप, विज्ञान पत्रिका, प्ले रोल, रचनात्मक लेखन, पोर्टफोलियो और उपाख्यान। ये 10 मूल गतिविधियां जो यहाँ आपको सुझाई गई हैं, ये सभी विस्तृत रूप में जानने के लिए एक एक हम आगे बढ़ते हैं। पहली गतिविधि हमारी परियोजना कार्य। परियोजना कार्य का सीधा अर्थ यह है कि बच्चे के मन में प्रश्न उठ रहे हैं और बच्चे के मन में जो प्रश्न उठते हैं वह उनका उत्तर कुछ बिन इस जो चरण है उनके आधार पर निकाले। जैसे सोच या प्रश्न तो समय हमेशा ही उसके दिमाग में आता रहता है, मगर अब हमें क्या करना है, जब उसके दिमाग में कोई प्रश्न उठा तो बच्चे को बताना है कि अब आप उसके लिए एक हाइपोथेसिस करोगे, एक परिकल्पना करोगे, उसके संभावित उत्तर निकालेंगे। जब बच्चा संभावित उत्तर निकाले तो उसके बाद उसके कुछ प्रयोग करके अपने उत्तर की जांच करता है। जांच करने में कुछ डाटा जो उसने इकट्ठा किया है उसका विश्लेषण करें। विश्लेषण से जो परिणाम प्राप्त होते हैं वह या तो आप अपने आपके साथ या अपने साथियों के साथ साझा करें और साझा करके जो उसमें उचित उत्तर निकलता है उस पर पुनः प्रयोग करके अपनी बात को सही या अपने उत्तर को सही साबित कर सकता है। तो ये वो चरण है जिसके द्वारा कोई भी बच्चा या कोई भी विद्यार्थी अपनी सोच को एक वैज्ञानिक सोच बना पाता है या अपने प्रश्नों का उत्तर वैज्ञानिक तरीके से निकाल पाता है। अगर हम परियोजना कार्य बच्चों को देते हैं और इन चरणों के माध्यम से बच्चा परिणाम या उत्तर निकालता है तो उसके अंदर एक वैज्ञानिक सोच का विकास हो जाता है और वो किसी भी प्रश्न का उत्तर निकालने में सक्षम हो जाता है। इसलिए परियोजना कार्य एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो हमें बच्चों के साथ जरूर प्रयोग करनी चाहिए। हम असेंबली के समय बच्चों से प्रश्न लेकर अन्य बच्चों को दे सकते हैं या आप स्वयं प्रश्न रख सकते हैं, भाई ऐसा क्यों होता है, इसके आधार पर आप परियोजना कार्य बनाकर लाएं। अगली गतिविधि पर अगर हम बात करें तो वर्ड क्रॉसवर्ड या पजल, शब्द पहेलियां। पहेलियां बच्चों के लिए एक मजेदार गतिविधि बन जाती है। जैसे हम मैथमेटिकल गतिविधियां कई सारी करवाते हैं, गणितीय गतिविधियां, जिससे बच्चों के अंदर एक सहभागिता का भाव जागृत होता है और वो अन्य गतिविधियों में साथियों के साथ, जैसे कुछ शब्दों को भरना है तो दो साथी आपस में मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए पजल या शब्द पहेलियों को भरते हैं। यहाँ से उनके अंदर एक गुण विकसित हो जाता है, वो चुनौतियां स्वीकार करना सीख लेते हैं, क्योंकि वो एक पजल करते हैं, दो करते हैं, फिर अगले में वो अपने आप को सही करते हैं, सुधार करते हैं और वो जल्दी से काम कर ले जाते हैं। तो इस प्रकार वो चुनौतियां स्वीकार करते हैं क्योंकि उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो कर सकते हैं। ये शब्द पहेलियों के साथ साथ में आप अन्य पजल भी बच्चों से करा सकते हैं। जैसे कि आपने अधूरी कहानी लिखी, बच्चों से बोल दिया पूरी करो, उस विज्ञान से जुड़ी हुई कहानियां हो सकती हैं। तो यहाँ से बच्चों के अंदर एक स्किल डेवलप हो जाएगी जिससे वो प्रकरण को आसानी से तर्कशीलता से समझ पाएंगे। अगली जो गतिविधि है क्विज या प्रश्नोत्तरी। प्रश्नोत्तरी हम सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं, बट प्रश्नोत्तरी अगर वो क्विज का रूप ले लेती है कि एक कंपटीशन की भावना जब बच्चों के अंदर आ जाती है तो वो एक मनोरंजक खेल की तरह उसको समझते हैं
और खेल में उन्हें, अगर हम बच्चों को पुरस्कार स्वरूप, जो बच्चे कुछ अच्छा करते हैं उनको इमोजीज देते हैं, तो वो बच्चे और प्रोत्साहित होते हैं और वो याद करते हैं, जल्दी याद कर लेते हैं और याद करके सहेज पाते हैं, क्योंकि वो एक प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे होते हैं। इसलिए उनके अंदर स्मृति भी तीव्र होती है, क्योंकि वो लगातार प्रयास करते हैं हम कितना अधिक से अधिक अपने अंदर ग्रैप्स कर लें। और क्योंकि क्विज एक ऐसी चीज होती है जिसमें तुरंत ही उत्तर देने होते हैं, तो इस प्रकार उनके अंदर सहज संचार को भी बढ़ावा मिलता है और उनकी जो शार्पनेस है, जो तीक्ष्णता है बुद्धि की, उसमें कुशाग्रता में वृद्धि होती है। अगली गतिविधि की तरफ बढ़े, विज्ञान प्रदर्शनी। विज्ञान प्रदर्शनी में आप जैसा कि इस चित्र में देख पा रहे हैं, हमारे बच्चे जब विज्ञान प्रदर्शनी या ऐसे प्लेटफॉर्म से पहुंचते हैं तो वे, उनको एक मंच मिलता है जहां पर वे अपने किए गए कार्यों को प्रदर्शित कर पाते हैं। साथ ही साथ वह अपने साथ जो अन्य साथी हैं उनके साथ अपने अनुभवों को साझा करते हैं, उनसे भी सीखते हैं और अपनी बातें उनसे बताते हैं। तो एक तरीके का पीयर शेयरिंग शुरू हो जाती है और बच्चे एक दूसरे से सीखना शुरू करते हैं। और प्रदर्शनी में जो माता पिता या समाज के लोग आते हैं वो भी इससे लाभान्वित होते हैं कि विज्ञान में क्या नया हो रहा है, हमारे बच्चे क्या नया सीख रहे हैं विज्ञान में। तो इस प्रकार विज्ञान प्रदर्शनी एक अच्छा एक्सपोजर है हमारे बच्चों के लिए। अगली गतिविधि की तरफ अगर हम बढ़े तो फील्ड ट्रिप, क्षेत्र भ्रमण, मतलब घूमने की बात जहां आई वहां बच्चे और खुश हो गए कि अब हमें घूमने को मिलेगा। मगर फील्ड ट्रिप कई मायनों में हमारे लिए बहुत लाभकारी है। जब हम कक्षा में शिक्षण कर रहे होते हैं, बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, तो बच्चे का जो किताबी ज्ञान होता है, जब हम फील्ड में पहुंचते हैं तो वास्तविक ज्ञान से वो रूबरू होता है। वो सीधे तौर पे देख पाता है और पर्यावरण से जोड़कर अपने ज्ञान को वो परखता है और उसके अंदर अवलोकन की क्षमता विकसित होती है। वो चीजों को बारीकी से देखता है, वहां से डाटा लिखता है, रिकॉर्ड करता है, जिससे उसके अंदर डाटा रिकॉर्डिंग का एक कौशल विकसित हो जाता है। अब हमें फील्ड ट्रिप के लिए, अगर हमें हो सकता है तो हम किसी वैज्ञानिक संस्था पे जा सकते हैं, तो वहां हम बच्चों को एक्सपोजर दे सकते हैं। अगर हम दूर नहीं जा सकते तो हम अपने सराउंडिंग, अपने आसपास के किसी औद्योगिक क्षेत्र में या आसपास के किसी तालाब में, जहां पर हम पौधों के बारे में स्टडी कर सकते हैं, पौधों के बारे में जान सकते हैं। जैसा कि आप दूसरे चित्र में देख पा रहे हैं कि बच्चे तालाब से लाए हुए पौधे के जलीय वातावरण से उसकी जो में रहने की क्षमता है उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप फील्ड ट्रिप में आप किसी सब्जी वाले की दुकान पर भी जा सकते हैं, वहां पर विभिन्न प्रकार की सब्जियों को देखकर उनमें पत्तियां किस प्रकार की हैं, फल किस प्रकार के हैं, कई प्रकार की हम चर्चा, उसमें कौन सा जड़ है, कौन सा तना है, इस पर चर्चा करवा सकते हैं। अगली बात करें, अगली गतिविधि में विज्ञान पत्रिकाएं। पत्रिकाओं का बहुत ही महत्व होता है। पत्रिकाएं, पहले तो बच्चों को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए कि जो पत्रिकाएं विज्ञान की आती हैं बच्चों को दी जाए, समाचार पत्र दिए जाए, जिससे वो पढ़कर समझ सकेंगे, उनके अंदर रीडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, प्लस वो नए नए शब्दों को सीख पाएंगे। हम इसके साथ में बच्चों से पत्रिका बनवा भी सकते हैं कि दैनिक जीवन में जो वो अनुभव विचार साझा करते हैं एक दूसरे से या वो अनुभूत करते हैं, उनको अपनी पत्रिका में लिख सकते हैं। वे लिखने की भी स्किल डेवलप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लगातार, जब हम उनको पहले पत्रिकाओं को पढ़ने का मौका देते हैं तो उनको शब्द और लिखने के तरीके समझ में आते हैं और वो अपने मनोभाव को प्रदर्शित कर पाते हैं। क्योंकि जब शुरुआत में आप परियोजना कार्य करवा लेते हैं तो परियोजना कार्य में बच्चे वैज्ञानिक चरणों से पूर्णतः परिचित होते हैं और वैज्ञानिक चरणों के अनुसार वो अपने आस पड़ोस की समस्याओं के समाधान लिखते हैं। इस प्रकार वो पत्रिका का निर्माण कर पाते हैं और एक नया सृजन करते हैं अपने शब्दों द्वारा अपने ज्ञान को बढ़ाने का। अगली गतिविधि अगर हम देखें, रोल प्ले। बच्चों को बहुत अच्छा लगता है रोल प्ले करना। जैसा आप अपने घरों में देखते होंगे, छोटे बच्चे होते हैं वो टीचर टीचर खेलते रहते हैं या डॉक्टर डॉक्टर खेलते रहते हैं, मतलब खेलने में बच्चों का बहुत ही रुचि होती है इस तरह के नाटकों में। तो अगर हम इसको प्रयोग कर ले हम अपनी शिक्षण विधा में, तो नो डाउट बच्चे भी उसमें अच्छे से जुड़ पाएंगे और अच्छा प्रकरण को समझ पाएंगे। इसमें होता क्या है कि बच्चे सामाजिक
रूप से अपनी वैज्ञानिक बातों को कह रहे होते हैं, जिससे उनके अंदर सामाजिकता का गुण, एक अच्छे नागरिक का गुण विकसित होता है। साथ में वो विज्ञान के प्रकरण पे बातचीत करके प्रकरण को समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों में जब वो संवाद करते हैं तो उनके अंदर एक आत्मविश्वास और संचार का कौशल भी निर्मित होता है। जैसे कि आप इस रोल प्ले को देखें, इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि बच्चा एक बैठा हुआ है बीच में, जो कि बीमार का रोल प्ले कर रहा है, और बीमार बच्चे को रक्त की जरूरत है, जिसका रक्त समूह ए बी दिखाया जा रहा है, और इनके जो साथी साइड में खड़े हुए हैं ये अलग अलग रक्त समूह के हैं। और जब पूछा गया कि ए बी को कौन रक्त अपना दे सकता है या ए बी किसका रक्त ले सकता है, क्योंकि वो बीमार है, उसको रक्त की जरूरत है, तो यहाँ पर सभी साथियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, उठा लिए हैं कि हम उनको रक्त दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए बी क्या होता है, सर्वग्राही है। तो एक छोटे से प्ले से हमने देखा कि हम किस प्रकार आसानी से समझ सकते हैं रक्त आदान को। चलिए आपको एक और रोल प्ले हम दिखाते हैं, जिसे ग्रुप के माध्यम, एक समूह के माध्यम से दिखाया जा सकता है। इस वीडियो में आप समझ सकते हैं, जिसमें बच्चे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा एक्शन। मेरे ग्रुप का नाम आर्यभट्ट है। आई एम विवेक कुमार। आई रीड इन क्लास 6। मैं आज कंकाल तंत्र के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। कंकाल तंत्र दो भागों में बांटा गया है, बाह्य कंकाल और अंशीय कंकाल। अंशीय कंकाल में खोपड़ी और चेहरे की हड्डियाँ होती हैं, और इसमें मेरुदंड जिसमें 26 हड्डियां होती हैं, और खोपड़ी चेहरे में 20 हड्डियां और खोपड़ी में 8, कुल मिलाकर खोपड़ी में 28 हड्डियां होती हैं। और इसमें अनुबंधी कंकाल जिसमें हाथ पैर की हड्डियां और मेखलाएं होती हैं। और इस शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो जांघ पर होती है ये। ओके। और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। इस प्रकार आपने देखा कि बच्चे समूह प्रस्तुतिकरण के द्वारा अपनी बात को रख पा रहे हैं। जब प्रस्तुतिकरण करते हैं बच्चे, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बच्चे अपनी बात को बोल पा रहे हैं। इतने लोगों के बीच में, इतने बच्चों के सामने वो कई गलतियां भी कर रहे हैं, मगर हम यहाँ पर जो बैठी हुई ऑडियंस है, जो बच्चे हैं, इनका भी उपयोग हम शिक्षण में करेंगे कि उस जो बच्चा ग्रुप में बोल रहा था उसने क्या क्या गलतियां की, उसको आप नोट करिए। जब उसका प्रस्तुतिकरण खत्म होगा बच्चे का, तब इन बच्चों से वो गलतियां पूछी जाएंगी, भाई कहाँ कहाँ पर गलतियां हुई, और उसके बाद शिक्षक उन जो चीजें छूट गई उनको भी बताएंगे। इस प्रकार एक छोटा सा रोल प्ले से कई सारे गुण, वो बच्चे का संवाद डेवलप हो रहा है, उसके अंदर लीडरशिप आ रही है, और वो अपने प्रकरण को तो समझ ही रहा है। चलिए अब अगली गतिविधि की तरफ हम रुख करते हैं, रचनात्मक लेखन। रचनात्मक लेखन, जैसे हमने पत्रिका लेखन का आपसे बात किया था, रचनात्मक लेखन में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो बच्चे की कल्पना है, अनुभव है, या आसपास वो देख रहा है, या उसका कोई नवाचार है, वो कहानी के रूप में, कविता के रूप में, गीत के रूप में, निबंध के रूप में लिख सकता है। यहाँ पर उसकी राइटिंग स्किल सबसे ज्यादा डेवलप होती है, और एक उसकी सृजनशीलता जो बढ़ती ही लगातार जाती है कि वो बड़े बड़े टॉपिक्स पर, जो गहन टॉपिक हैं, उनके ऊपर भी अपने विचारों को व्यक्त कर पाता है। जैसे यहाँ पर कक्षा 7 की एक बच्ची अंजलि वर्मा ने अपने मित्र के बाद समझ, क्या होता है एक मित्र, उसकी समझ लिखने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर उसने अपनी रचनात्मकता लिखी है। अब यहाँ पर अध्यापक की जिम्मेदारी बनती है कि उसको पढ़े, और वहां पर जो कमियां हैं वो बच्चों को सकारात्मक रूप से समझाए, जिससे उसमें लेखन का गुण अच्छे से विकसित किया सकेगा। अगले बात करते हैं गतिविधि की तरफ। पोर्टफोलियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये हम सभी उपयोग भी कर रहे हैं। पोर्टफोलियो विद्यार्थी प्रोफाइल से मेरा संदर्भ है यहाँ पे, और ये प्रोफाइल बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस पोर्टफोलियो द्वारा हम विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को समझ लीजिए प्रमाणित करते हैं, उसका
पूरे समय, पूरे वर्ष का डाटा, इसमें उसके पॉजिटिव, उसके नेगेटिव पॉइंट, कहाँ तक वो पढ़ पा रहा, कहाँ से नहीं पढ़ पा रहा, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। और ये हमारी मदद करता है कि हम बच्चे का आगे उसके समझ को बनाने के लिए, समझ को बढ़ाने के लिए हम और कौन सी नई प्रक्रियाओं का उपयोग करें, कौन से नए तरीके उपयोग करें जिससे बच्चा सीख पाए, किन जगहों पे बच्चा नहीं सीख पा रहा है, उन कमियों को हम अपनी दूर कर सकते हैं। तो ये विद्यार्थी प्रोफाइल से हम प्रकरणों को की समझ को आगे बढ़ा सकते हैं। और गतिविधि भी एक बच्चों के लिए होगी कि बच्चों का एक रिकॉर्ड उनके पास में है और हम उससे स्वयं भी सीख सकते हैं और बच्चे भी अपने अंदर सुधार कर सकते हैं। अगली गतिविधि के रूप में चले उपाख्यान। ये हमारा आखिरी गतिविधि है उपाख्यान। उपाख्यान आप समझिए एक शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानी की होती है और इसमें जो अध्यापक होता है उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है और अध्यापक अपने बच्चे की प्लस पॉइंट, माइनस पॉइंट जो भी है वो जो कक्षा में भले ना उपयोगी हो मगर उसकी पूर्ण डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, तो उनको अध्यापक लिखता रहता है एक कहानी के रूप में, जिससे बच्चा और शिक्षक दोनों ही भविष्य में लाभान्वित होते हैं। गुरु को अगर कहीं पर आवश्यकता है उसकी स्किल की तो उपयोग कर लेता है, बच्चे को उसकी स्किल से परिचित कराया जाता है कि बच्चे तुम ये अच्छा कर सकते हो, तो उस क्षेत्र में वो अच्छा कार्य कर पाता है। इस प्रकार उपाख्यान का एक अच्छा खासा महत्व है बच्चे के डेवलपमेंट में। ये अंतिम गतिविधि के रूप में आपको बताया गया था। इन पूरे गतिविधियों को आपने ध्यान से सुना, समझने का प्रयास किया। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि पूर्व सत्रों की भांति यह सत्र भी आपके लिए लाभकारी रहा होगा। संयम से सुनने के लिए आप सभी का सादर धन्यवाद।